वेलकम टू पुनेशिया ट्यूटर। क्या आर्टिकल 370 को हटाना एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई नरेंद्र मोदी से? उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। क्या आज अगेन जो 1990 का दौर वापस आया है, कश्मीरी पंडितों को घाटी से चुन चुन के मारा जा रहा है और वो भाग रहे हैं वहां से? क्या ये सब आर्टिकल 370 को हटाने की वजह से है? हम हर जगह बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब। क्यों ये गंगा जमुना तहजीब जो है घाटी में लागू नहीं होती? इस पूरे मामले को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करें। हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कश्मीर घाटी में कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि 96% जो मुस्लिम थे उन्हें 2% कश्मीरी पंडित पसंद नहीं आ रहे थे। अंत में बात करेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि कश्मीरी पंडित वापस घाटी में जाकर शांति से रह सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत पहले मुगल राजा जहांगीर ने कहा था, अगर धरती पर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। गर फिरदौस बरुए जमी अस्तमी अस्तमी अस्तमी। घर जन्नत है ज़मीं पे कहीं, यहीं पर है हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी। इतनी सुंदर घाटी जो कि इंटर माउंटेन पहाड़ के बीच में है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में ये घाटी बनी हुई है और इतनी खूबसूरत वादियां कि लोग स्विट्जरलैंड भूल जाएं। लेकिन हमने इस सुंदर सी घाटी का, इस स्वर्ग रूपी घाटी का क्या कर दिया है। आज फौज रोज किसी ना किसी आतंकवादी को मार रही है, या आतंकवादी किसी ना किसी को उड़ा रहे हैं, किसी ना किसी को गोली मार रहे हैं, या किसी ना किसी बेगुनाह का खून बहा रहे हैं। आज ये सिचुएशन है घाटी का। हमने इस स्वर्ग को नरक में तब्दील कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? और इंसान इतना भी हैवान कैसे बन सकता है कि वो अपने आप को ही मारने लग जाए, अपने स्वर्ग, अपने घर को ही मारने लग जाए? ये हमें समझना होगा कि हमने इस कश्मीर का क्या हाल कर दिया। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो ये हिमालय के पर्वतों में, पीर पंचाल की घाटियों में घिरा हुआ है और इंडिया का ये क्राउन बनता है। इसकी जो वादियां हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिख दी, ऐसे ऐसी चीज़ें बना दी जो आज साइंटिस्ट कर रहे हैं। कहते हैं जिस तरह से इंग्लैंड का इन्वायरमेंट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का इन्वायरमेंट है। कश्मीर में एवरेज टेम्परेचर अराउंड गर्मियों में 27 डिग्री रहा है, हालांकि सर्दियों में वो बर्फानी वादियां और कांगड़ी, ये फेमस चीज़ें हैं, लोग देखने को तरसते हैं। आप लोगों ने शायद, कई लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा कि ऐसी कांगड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लोग कश्मीर जाने से डरते हैं। वैसे ये सुंदर वादियां जो हैं किसी को भी बुलाती हैं और इतनी सुंदर वादियां जो हैं अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, मगर आतंकवाद की वजह से लोग डरते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन यहां जाने से डरते हैं। कहते हैं कश्मीर कैसे बना, इसकी बहुत सारी थ्योरियां हैं। एक थ्योरी में से जो कल्हन की राज तरंगिनी किताब थी, कल्हन ने इस किताब को लिखा था, उसमें लिखा कि ऋषि कश्यप ने जब कश्मीर गए तो वहां देखा एक घाटी के बीचों बीच बहुत सारा पानी इकट्ठा है, झील की तरह, और फिर ऋषि कश्यप ने उस पानी को किसी तरह से ड्रेन आउट कर दिया और बाद में एक समतल मैदान बाहर आया और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को यहाँ बुलाकर सेटल किया। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है वो आत्मिक शांति के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। तो इसीलिए कश्मीर जो है लर्निंग सेंटर बन गया। इसीलिए जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो अपने नाम के आगे पंडित लगाते हैं। पंडित का मतलब होता है कि जिसे बहुत सारा ज्ञान हो। अगर आप इतिहास से देखो तो इतिहास के हिसाब से राजा हरि सिंह इसके आखिरी रूलर थे। राजा हरि सिंह 1947 में ही, जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से और पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय इन्होंने फैसला लिया कि ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना इंडिया में रहेंगे। पाकिस्तान में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर
ऑर्थोडॉक्स की वजह से और इंडिया में डेमोक्रेसी की वजह से नहीं जाना चाहते थे। इंडिया ने भी कहा कि ठीक है आप अलग रहो। इंडिया ने भी सोचा कि चलो ठीक है हम उधर कश्मीर से भी अलग रहेंगे और पाकिस्तान से भी अलग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे अलग थे। 1947 में ही पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर इस पर अटैक कर दिया। महाराजा हरि सिंह को मजबूरी में इंडिया की मदद मांगनी पड़ी। इंडिया ने कहा कि भाई हम ऐसे कैसे गैर मुल्क में अपनी फौज भेज दें, या तो आप हमारे में शामिल हो जाओ, नहीं तो हम आपको फौज नहीं भेज सकते। हालांकि 3 दिन निकल गए जब तक पाकिस्तानी फौज काफी हद तक कश्मीर पर कब्जा कर चुकी थी। जब इन्होंने एसेशन दिया इंडिया को तो इंडिया ने फौज भेजी और इंडिया से यह गलती ये हो गई कि इंडिया ने यह मामला यूएनओ को रेफर कर दिया और ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। उसके बाद से ये मामला एक झगड़े का मुद्दा ही रह गया और सुलझा नहीं। आजादी के बाद काफी हद तक गवर्नेंस चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से इस पे क्लेम करने की किसी न किसी तरह से कोशिश करता रहा। 1975 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी अकॉर्ड साइन हुआ। इस अकॉर्ड का बेसिकली मकसद ये था कि पीस लाना घाटी में। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस समय जेल में बंद थे, करप्शन के चार्जेस थे, मगर उस समय उस दौर के दौरान बहुत बड़े लेवल पे आतंकवाद भी फैल गया था। JKLF खड़ा हो गया था और हुर्रियत जो पुराने फॉर्म में खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से ये सेपरेटिस्ट ग्रुप बड़े पैमाने पर उनको फंडिंग मिल रही थी और सपोर्ट मिल रहा था, मॉरल और मनी हर तरह से। इस समय कंट्रोल करने की जिम्मेवारी शेख अब्दुल्ला को दी गई, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब द ब्लेजिंग चिनार, साफ साफ टाइटल से पता चलता है क्योंकि चिनार के जो बहुत सारे पेड़ मिलते हैं कश्मीर में तो जल रहा था, वो इस बात को लिखते हैं कि किस तरह से जो है फंडिंग की वजह से और सेपरेटिस्ट ग्रुप की वजह से कश्मीर धीरे धीरे अलग होता जा रहा था इंडिया से, इंडियन मेन स्ट्रीम से नफरत फैलता जा रहा था। बाद में शेख अब्दुल्ला का जब देहांत हो जाता है और उधर इंदिरा गांधी भी असासिनेट हो जाती हैं, उस समय राजीव गांधी और शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला में एक एग्रीमेंट साइन होता है। हालांकि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है इस एग्रीमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि एंटी मुसलमान, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हिंदू की गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पर अपना दबदबा, अपना रुतबा लगाना चाहती है, उनसे उनके हकों को छीनना चाहती है। हालांकि 1987 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जब कांग्रेस और जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इनके खिलाफ जो है सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप एक हो गए थे और उन्होंने चुनाव लिया। कहते हैं कि शायद वो चुनाव जीत गए थे, मगर जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था उसकी जीत होने नहीं दी गई। कहा जाता है कि चुनाव की रिगिंग की गई थी। यहीं से एक बहुत बड़ा मोल्ड आया और ये आम लोगों में इस तरह से लेके गया, आम लोगों में इस तरह से फैलाया गया कि इंडिया जो है उनको दबाना चाहता है, उनके जमीन को हड़पना चाहता है, और यहां से एक टर्निंग पॉइंट आया। बाद में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के बीच में झगड़ा हो गया और फिर फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ को गुलाम शाह को फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बड़ी हैरानी की बात है, फारूक अब्दुल्ला जो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे और ये जो थे ये नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने अब अपनी पॉलिटिकल जमीन खोजने के लिए वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हो गए। इन्होंने कई जगहों के नाम बदल दिए, इवन एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना शुरू कर दिया, और इनके जमाने से ही शुरुआत हो गई कश्मीरी पंडितों के ऊपर जातियों की। फाइनली जो गुलाम शाह को हटा दिया गया और इनकी जगह जो गवर्नर जगमोहन रेड्डी को अपॉइंट किया गया। अब गवर्नर जगमोहन रेड्डी जो थे वो कंट्रोल करना चाहते थे। यहां पर वो गंगा जमुना तहजीब फेल हो गई। जो मेजॉरिटी 96% थे वो 1,20,000 नॉन मुसलमानों को पसंद नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्या था कि 1,20,000 नॉन मुस्लिम जो हैं मेजॉरिटी को डरा रहे थे। ये सब धर्म पे नाम हो रहा था। ये सब सोचने वाली बातें हैं। फाइनली वहां के मुसलमानों ने जीना दुश्वार कर दिया कश्मीरी पंडितों का, वहां के गैर मुसलमानों का, और उस दिन मास एक्सोडस शुरू होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा था और फिर कश्मीरी पंडित जिनको आदी नहीं थे इतनी गर्मी के, वो घाटी छोड़ छोड़ के बाहर आ रहे थे। इस तरह से
कश्मीरी जो पंडितों का दर्दनाक जो कहानी थी वो चली और आज तक वो चलती आ रही है। आज हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। तो डेफिनेटली जब हम किसी बहुत बड़े पड़ाव पे होते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। आज हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान तो बर्बाद होने के कगार पर है, लेकिन इंडिया जो है वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। इंडिया जो है हर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर, इंटरनेशनल रिलेशन के फ्रंट पर, इकॉनमी के फ्रंट पर, गुड गवर्नेंस के फ्रंट पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों जो कि आज़ादी से पहले जिनका बुरा हाल था, आज भी बुरा हाल है, आज भी सफ़र कर रहे हैं। इसी के बीच में जो नई सरकार आई, नई जोश के साथ आई और उसने आर्टिकल 370 हटा दिया। 370 हटाने के बाद क्या हुआ, अगेन अब इल्ज़ाम लगने लगा कि कश्मीरी पंडितों का 1990 के दौर में जो हाल था उससे भी बदतर हाल होने लगा। कश्मीरी पंडितों के एक नेता हैं, इन लिखते हैं आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल वैक्यूम फेस कर रहा है और आज उन पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। ये जिम्मेवार मानते हैं आर्टिकल 370 को। आज देखो जो कश्मीरी पंडितों का प्लान वहां से हो रहा है, उसे इस बात को साबित किया जा रहा है कि 370 जो है आर्टिकल हटाया गया एक फेल स्ट्रेटजी थी मोदी की। ये सोचने वाली बात है, क्या वाकई में 370 हटाना जो है नुकसान कर गया और ये हटाना नहीं चाहिए था। कश्मीरी पंडितों का ज्यादा बुरा हाल है। हम इसके बारे में कुछ डाटा से बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई कश्मीरी पंडितों का जो स्टेटस है 1990 जैसा हो गया है या उससे बदतर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई सिचुएशन बदतर हो गई है। तो आप देखोगे सिविलियन किलिंग्स को 2014 के से पहले आप 2010 तक ले लो तो 2010 में जो सिविलियन किलिंग्स थी अराउंड 34 थी, 2011 में 33, 2012 में 19, 2014 में 28। जब ये नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनके समय 2015 में 19, 2016 में 14, 17 में 54, 2018 में 86। बहुत यानी कि नए मोदी की नई सरकार जो कि बहुत मजबूत सरकार है उसके समय भी 86 मौतें। बाद में फिर 2019 42। हालांकि जो 2019 के बाद जब 370 हटाया गया उसके बाद किलिंग्स जो हैं कम हुई, 33, फिर 36 हुई, फिर कम हुई। इस साल आज तक 20 किलिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप देखो तो 2004 के बाद 437 किलिंग्स, 2005 में 454 किलिंग्स, 2006 में 256 किलिंग्स, यानी कि किलिंग्स जो हैं वाकई बहुत कम हुई हैं। लेकिन हम कहें यूपीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट के बाद एनडीए गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में कमी ज्यादा आई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीए के फर्स्ट हाफ में किलिंग ज्यादा थी, सेकंड हाफ में किलिंग कम हुई। एनडीए के गवर्नमेंट में पहले कुछ किलिंग कम थी, बाद में किलिंग बढ़ी, लेकिन वो हाल नहीं है जो कि 2004 में था, 2005 में था। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो सिचुएशन नहीं है जो पहले था, जो कि ये डाटा बयान करता है। मगर इतना शोर क्यों मच रहा है? क्यों कश्मीरी पंडित चिल्ला रहे हैं, या क्यों कश्मीरी पंडित बहुत क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादा जाति हो रही है और आज छोटी छोटी किलिंग्स के ऊपर भी लोग पलायन कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? बेसिकली अगर आप देखो तो सिचुएशन उतनी खराब नहीं हुई, मगर क्योंकि बहुत सारी पहले आवाजें आती थी। आवाजें पहले कैसी आती थी? पत्थरबाजी की। आए दिन पत्थर चलते थे। आप आवाजें देखो, इवन लड़कियां भी पत्थर उठा चुकी थी। ये एक दौर था जब स्कूल से निकलते पत्थरबाजी होती थी। अब ये सब बंद हो गया। हुर्रियत का एक बंद कैलेंडर आता था, ये लोग हुर्रियत वाले बंद कैलेंडर जारी करते थे और उस हिसाब से दुकानें बंद करनी पड़ती थी, शटर डाउन करने पड़ते थे और ये पत्थरबाजी हर फ्राइडे के प्रेयर के बाद होती थी। ये सब 370 हटाने के बाद शांत हो गया और इस शांति में इक्का दुक्का जो किलिंग्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं, इसीलिए ये आवाज ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर आप कहो कि 370 हटाने के बाद सिचुएशन और खराब हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये पत्थरबाजी नजर नहीं आती। कंट्रोल बहुत हद तक हो गया। बेसिकली अगर मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है, अगर वो नहीं चाहें तो कोई भी वहां नहीं रह सकता। इसीलिए हालांकि मैक्सिमम मेजॉरिटी जो मुस्लिम है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आज ये पत्थरबाजी नजर नहीं आती। इसीलिए तो आज इवन यासीन मलिक को सजा होने के बाद भी वहां पर लोग बाहर नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि आम कश्मीरी है या मुसलमान है या कश्मीरी पंडित शांति चाहता है। लेकिन जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, कुछ फ्रिंज के जो लोग हैं जो
नहीं चाहते कि अमन लौटे, 370 को फेल दिखाना चाहते हैं। प्लस आजकल नया मेथड आया है। पहले AK-47 से अटैक करते थे, ग्रेनेड से अटैक करते थे, बड़े लेवल पे बारूद से अटैक करते थे। अब क्योंकि वो अगेन 1990 वाली लहर चलाना चाहते हैं, तो आजकल हाइब्रिड टेररिज्म आया है। हाइब्रिड टेररिज्म एक नया पुलिस ने टर्म इजाद किया है, जिसमें आम सिविलियन जो होते हैं वो ऑनलाइन सीखते हैं और उनको कोई तीसरा आके पिस्टल देता है, पिस्टल, और वो उन्हें बता दिया जाता है कि आपने किसको मारना है, और वो जाके मार आते हैं और पिस्टल वापस कर दिया जाता है। यानी कि अब ऐसे लोग कुछ फ्रिंजेस में हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई आतंकवादी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और वो इस तरह से इंडिविजुअल किलिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि कश्मीरी पंडितों को भी सब्र करना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ बदल गया है, थोड़े बहुते में उन्हें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। इवन हमें यही सिखाया जाता है कि अगर हम डर गए तो ऑफ कोर्स डरा दिए जाएंगे, हिम्मत से सामना करना होगा। अदरवाइज तो फिर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर आप रह सकते हो। कहीं पे भी चले जाओ, आपको कोई ना कोई दबदबा आएगा, हमें खड़े होना पड़ेगा। इसीलिए मैं, अगर कश्मीरी पंडित मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा स्टैंड लेना जरूरी है। हाँ, आप ये कहोगे कि जीना बहुत जरूरी है, अगर जान को खतरा है तो कौन रुकेगा? बिल्कुल सही। इस तरह से तो हर कोई भाग जाएंगे, यूक्रेनियंस भी भाग जाएंगे, लेकिन आज देखो और रशिया के सामने खड़े हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम सबको, इवन जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो लोग चाहते हैं यूनाइटेड इंडिया, जो चाहते हैं अमन, जो चाहते हैं कि वहां की इकॉनमी बढ़े, जैसे इस बारी सब टूरिस्ट स्पॉट फुल हैं, होटल फिल हैं, हर चीज भरा पड़ा है। जो इकॉनमी है वो अब पटरी पे आ रही है, और पटरी पे आने के साथ साथ और अच्छे से परफॉर्म कर रही है। यही तो आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है कि कश्मीर नॉर्मल हो, कश्मीर जन्नत बन जाए। लेकिन हम सब, वो सारे मुसलमान भाई जो कि शांति चाहते हैं, जो कि इंडियन मुसलमान हैं, जो कि गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखते हैं, वो सब मिलकर अगेन हम कश्मीर को स्वर्ग बना सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, और इस वीडियो को हर कश्मीरी तक पहुंचा दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी इशू के साथ। टिल देन, थैंक यू।